आज हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का सबसे पहला चैप्टर नॉमेनक्लेचर पढ़ने जा रहे हैं, क्लासिफिकेशन एंड नॉमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ठीक है, तो क्लासिफिकेशन क्लासिफिकेशन एंड नॉमेनक्लेचर नॉमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। जो भी व्यूवर्स हैं उनसे प्री रेक्विजिट ये है कि साथ साथ मेरे नोट्स बनाएं, ठीक है, और जो भी मैं क्वेश्चंस करा रहा हूं उसको साथ साथ करें। जब भी मैं क्वेश्चंस दूं है ना, वीडियो आप पॉज करके क्वेश्चंस करिए। पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में लगभग मैं है ना 2000 क्वेश्चंस कराऊंगा आपको, ठीक है, और ऐसा कोई वजह नहीं है कि आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री नहीं आएगी। ठीक है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बहुत ही लॉजिकल केमिस्ट्री है, लेकिन अक्सर लोग इसको जो है इलॉजिकल तरीके से है ना एक्सप्लेन करते हैं, जिससे स्टूडेंट्स का डिसइंटरेस्ट जगता है ना। मैं पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को बहुत ही लॉजिकली आपके सामने रखने की कोशिश करूंगा, ठीक है, और इसी चीज की शुरुआत आइए हम यहां से करते हैं। सबसे पहली चीज आप मेरे साथ नोट्स लिख सकते हैं। मैं सारी चीजें बोर्ड पे इसलिए लिखता हूं ताकि आप लिख सकें ना। सबसे पहली चीज, ऑर्गेनिक कंपाउंड किसे कहते हैं, ठीक है, ऑर्गेनिक कंपाउंड किसे कहा जाता है ये जाना जाए। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड किसे कहते हैं? वो कंपाउंड जिसमें कार्बन हो, हाइड्रोजन हो, और साथ में, ये तो कार्बन और हाइड्रोजन का होना बहुत जरूरी है, कार्बन और हाइड्रोजन तो हो ही हो, ठीक है, साथ में एडिशनली ये लोग ऑप्शनल है, सल्फर भी हो सकता है, ऑक्सीजन भी हो सकता है, फॉस्फोरस भी हो सकता है, नाइट्रोजन भी हो सकता है, हेलोजन हो सकता है, हेलोजन में है ना फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन हो सकता है ना, एटसेट्रा। तो है ना कई बार मेटल्स भी पाए जाते हैं इसमें, है ना, कई बार मेटल्स भी पाए जाएंगे, मैग्नीशियम हो गया, जिंक हो गया, कैडमियम हो गया, एटसेट्रा। ठीक है, तो इसको हम ऑर्गेनिक कंपाउंड कहेंगे। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड के लिए प्री रिक्विजिट क्या है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड शुड हैव एट लीस्ट कार्बन एंड हाइड्रोजन। ठीक है, तो कार्बन और हाइड्रोजन तो होना ही चाहिए, है ना। अपार्ट फ्रॉम दैट यू कैन हैव दिस, ठीक है, उसके अलावा आपके साथ ये लोग भी हो सकते हैं, तब भी हम उन्हें ऑर्गेनिक कंपाउंड ही कहेंगे। दूसरी चीज है, ठीक है, इसके अब कार्बन और हाइड्रोजन होने के बावजूद बहुत सारे लोग ऑर्गेनिक कंपाउंड्स नहीं होते हैं, ठीक है, तो इन एक्सेप्शंस को भी याद रखना होगा। तो इस डेफिनेशन का क्या एक्सेप्शन होगा? एक्सेप्ट कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, है ना, कार्बोनेट्स, बाइकार्बोनेट्स, ठीक है ना, कार्बोनेट्स, बाइकार्बोनेट्स, ये जो है आपके इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स में लिए जाते हैं। हाइड्रोजन साइनाइड, एनसी, एनसी, ठीक है। एक्सेप्ट these compounds, they are classified as organic compound, as inorganic compound, ठीक है, inorganic compound। तो लगभग सभी all carbon and hydrogen containing compounds, ठीक है, apart from that if they have this also they can be termed as organic compound। लेकिन है ना इसके कुछ एक्सेप्शन है, there are few exceptions which are supposed to remember, like carbon monoxide, carbon dioxide, carbonate, bicarbonate, हाइड्रोजन साइनाइड, हाइड्रोजन आइसोसाइनाइड, ये लोग जो है इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स में क्लासिफाई किए जाते हैं, ठीक है। अच्छा, तो ये तो ऑर्गेनिक कंपाउंड का डेफिनेशन हो गया। अब ऑर्गेनिक कंपाउंड का क्लासिफिकेशन क्या होगा? तो सेकंड चीज क्या है ना, क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। अब कैसे क्लासिफाई कर सकते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को, आइए देखते हैं, ठीक है, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को कैसे क्लासिफाई कर सकते हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को, ठीक है, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को कई तरीके से क्लासिफाई किया जा सकता है। मैं ये बोर्ड मिटा रहा हूं क्योंकि मुझे इस जगह की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। तो आप ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को स्ट्रेट चेन और साइक्लिक कंपाउंड्स में पहले क्लासिफाई कर सकते हैं, ठीक है, ये भी मैं मिटा रहा हूं। तो आप कह सकते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, और हाँ, ऑर्गेनिक कंपाउंड में पहला क्लासिफिकेशन हो जाएगा स्ट्रेट चेन्ड ऑर्गेनिक कंपाउंड, ठीक है। स्ट्रेट चेन
ऑर्गेनिक कंपाउंड को हम एसाइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड भी कहते हैं, ठीक है, एसाइक्लिक कहा जाता है, ठीक है। अच्छा, और आप स्ट्रेट चेन्ड ऑर्गेनिक कंपाउंड के अलावा है ना दूसरा क्लासिफिकेशन क्या हो जाएगा, साइक्लिक कंपाउंड्स या क्लोज्ड चेन कंपाउंड्स, ठीक है, तो क्लोज चेन कंपाउंड्स हो जाएंगे। अब आइए इनको देखते हैं। स्ट्रेट चेन कंपाउंड्स में, जो कि स्ट्रेट चेन कंपाउंड का मतलब होता है ना जो सीधे है ना होते हैं, पूरा साइक्लिक जुड़े नहीं होते, स्ट्रेट चेन, उनका लॉन्गेस्ट चेन स्ट्रेट होता है। इसको आप दो तरीके से क्लासिफाई कर सकते हैं, ठीक है, इसको आप दो तरीके से क्लासिफाई कर सकते हैं, सैचुरेटेड कंपाउंड्स और अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स, ठीक है, अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स। सैचुरेटेड कंपाउंड्स में एक ही चीज आती है, वो है एल्केन्स, ठीक है, एल्केन्स। अब होता क्या है, सैचुरेटेड कंपाउंड्स का मतलब होता है कि उसमें कोई भी पाई बॉन्ड नहीं होगा, कोई भी अनसैचुरेशन नहीं होगा, ठीक है, तो एक ही चीज आ जाएगी, एल्केन या एल्काइल ग्रुप्स कंटेनिंग कंपाउंड्स, ठीक है, एल्केन्स आ जाएंगे, या एल्काइल ग्रुप्स के साथ अगर फंक्शनल ग्रुप हो, ठीक है, फंक्शनल ग्रुप हो तो वो भी इसी क्लासिफिकेशन में आ जाएगा। अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स दो तरह से हो सकते हैं, ठीक है, आप दो तरीके के हो सकते हैं अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स, ठीक है, आप कह सकते हैं कि एल्कीन्स और एल्काइंस, ठीक है, एल्कीन्स किसे कहते हैं, जिसमें है ना कम से कम एक डबल बॉन्ड हो, ठीक है, अगर एक डबल बॉन्ड है, स्ट्रेट चेन है और एक डबल बॉन्ड है, आप इसको एल्कीन्स कह सकते हैं, ठीक है, और ये एक अनसैचुरेटेड कंपाउंड है, एसाइक्लिक अनसैचुरेटेड कंपाउंड हो जाएगा, या स्ट्रेट चेन अनसैचुरेटेड कंपाउंड हो जाएगा, ठीक है। ऐसे ही एल्काइंस की खास बात क्या होगी कि अगर कभी ऐसा हो जाए कि कंपाउंड में एक ट्रिपल बॉन्ड आ जाए, एक ट्रिपल बॉन्ड अगर मौजूद है, तो हम ऐसे कंपाउंड्स को एल्काइंस कहते हैं, और चूंकि ये स्ट्रेट चेन है तो मैं कहूंगा कि एसाइक्लिक एल्काइन है ये, ठीक है ना, एसाइक्लिक एल्काइन कहा जाएगा, ठीक है। अच्छा, अगली चीज क्या, अब अगर आप क्लोज चेन की बात करिए, ठीक है, क्लोज चेन की बात करिए, क्लोज चेन कंपाउंड्स की बात करिए, तो आप क्लासिफाई कर सकते हैं क्लोज चेन कंपाउंड्स को दो पार्ट्स में, ठीक है, एलिसाइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स और एरोमेटिक कंपाउंड्स, ठीक है, तो दोनों साइक्लिक हैं, लेकिन इनको एलिसाइक्लिक कहा जाता है जो ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है ना एरोमेटिक नहीं होते। एरोमेटिक किसे कहते हैं मैं आपको डिटेल में जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ाऊंगा, ठीक है, अभी फिलहाल मैं हल्का सा एक इंट्रोडक्शन दे दूंगा, ठीक है। तो एरोमेटिक कंपाउंड्स में साइक्लिक कंपाउंड दो तरह के होते हैं, नॉन एरोमेटिक और एरोमेटिक। नॉन एरोमेटिक को आप एलिसाइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स भी कह सकते हैं, ठीक है। अब ये खुद दो तरह के हो जाएंगे, ठीक है, एलिसाइक्लिक दो तरह के हो जाएंगे, होमोन्यूक्लियर और हेट्रोन्यूक्लियर ऑर्गेनिक कंपाउंड। होमोन्यूक्लियर ऑर्गेनिक कंपाउंड का मतलब यह हो गया कि देखिए अब कैसे आ रहा है, ऑर्गेनिक कंपाउंड साइक्लिक है, साइक्लिक में एरोमेटिक नहीं है और सारे चेन जो है वो एक ही जैसे न्यूक्लियस यानी कार्बन से बने हैं। तो होमोन्यूक्लियर कंपाउंड का मतलब हो गया कि साइक्लिक कंपाउंड जिसमें कहीं भी साइकिल में कार्बन को छोड़कर कोई दूसरा एटम ना हो, ठीक है, जैसे ये साइक्लोप्रोपेन हो गया या साइक्लोब्यूटेन हो गया या साइक्लोपेंटेन हो गया, ठीक है, ये आपका होमोन्यूक्लियर कंपाउंड हो जाएंगे। तो इनकी खास बात क्या है कि है ना, इनका जो साइक्लिक चेन है दैट कंटेन्स ओनली कार्बन, ठीक है, ओनली कार्बन के अलावा कोई और चीज ना मौजूद हो।
जबकि हेट्रोन्यूक्लियर एलिसाइक्लिक कंपाउंड्स यानी हेट्रोन्यूक्लियर नॉन एरोमेटिक कंपाउंड जो एरोमेटिक ना हो, ठीक है ना, जो एरोमेटिक ना हो लेकिन साइक्लिक हो, यानी एलिसाइक्लिक हेट्रोन्यूक्लियर कंपाउंड का मतलब क्या हो गया कि हेट्रोन्यूक्लियर कंपाउंड्स में ये होता है कि है ना, जो साइक्लिक चेन है कंटेन्स एन एटम अदर देन कार्बन, ठीक है, कार्बन के अलावा कोई ना कोई अगर एटम मौजूद है तो हम उसे है ना हेट्रोन्यूक्लियर एलिसाइक्लिक कंपाउंड कहेंगे। जैसे है ना ऐसे हो सकता है ऑक्सीरेन, ठीक है, या ऐसे यहां पे ओ लग गया, या NH, ठीक है, ऑक्सीजन लगा हो, नाइट्रोजन लगा हो, ठीक है, या एक्सेट्रा, ठीक है ना, एक्सेट्रा, कुछ भी ऑक्सीजन नाइट्रोजन अगर बीच में लगा है साइक्लिक कंपाउंड में। देखिए ये पूरा साइक्लिक कंपाउंड सिर्फ कार्बन से बना है, ठीक है, ये पूरा साइक्लिक कंपाउंड सिर्फ कार्बन से बना है। लेकिन यहां पे क्या है, यहां पे ये जो साइक्लिक कंपाउंड है ये भी खाली कार्बन से बना है। तो अगर सिर्फ कार्बन से बने हुए साइक्लिक पूरा साइक्लिक चेन होती है तो होमोन्यूक्लियर हो गया। लेकिन पूरे साइक्लिक में अगर कार्बन के अलावा कोई और एटम भी मौजूद हो, एनी एटम अदर देन कार्बन मौजूद हो, तो उसको आप हेट्रोन्यूक्लियर कंपाउंड में क्लासिफाई कर देंगे, ठीक है। अब आइए एरोमेटिक कंपाउंड्स। एरोमेटिक कंपाउंड्स का मैं बहुत अच्छा डेफिनेशन दूंगा। इसमें 4n + 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स रेजोनेंस में होते हैं, और वो जो रेजोनेंस होता है वो भी है ना कंप्लीट साइक्लिक रेजोनेंस होता है, कंप्लीट साइक्लिक रेजोनेंस होता है। आपको ये बात नहीं समझ में आती है तो कोई बात नहीं, अभी आप इसको नेग्लेक्ट करिए, ठीक है, इस बारे में बातचीत आगे करूंगा, ठीक है। एरोमेटिक कंपाउंड भी दो तरह के हो जाएंगे, है ना, ये भी होमोन्यूक्लियर हो सकते हैं, ठीक है, होमोन्यूक्लियर ऑर्गेनिक कंपाउंड जैसे है ना बेंजीन हो गया, ठीक है, जैसे नैप्थलीन हो गया, या जैसे एंथ्रासीन हो गया, एटसेट्रा। अब इसको भी एक्चुअली इनको भी ना क्वासी और नॉन क्वासी में क्लासिफाई करते हैं, पर उतना ज्यादा डीप क्लासिफिकेशन की इस लेवल पे अभी जरूरत नहीं है, आप उसको नेग्लेक्ट कर सकते हैं। तो न्यूक्लियर एरोमेटिक कंपाउंड्स भी हो सकते हैं। हेट्रोन्यूक्लियर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कैसे हो जाएंगे, ठीक है, हेट्रोन्यूक्लियर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, तो बस है ना ऑर्गेनिक कंपाउंड में कार्बन के सारे एटम अगर कार्बन ना होके कोई एक अलग से कार्बन के अलावा एटम लग जाए तो हेट्रोन्यूक्लियर हो जाएगा। जैसे इसको पिरिडीन कहते हैं, ये एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है जो कि एरोमेटिक भी है, क्योंकि 2 + 2 और 2 4 6 इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइज है। एन की वैल्यू 1 रखेंगे, 4 1 4 + 2 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स यहां डीलोकलाइज है, तो एरोमेटिक तो है ही है, पिरिडीन हो गया। या आप इसको पायरॉल कह सकते हैं, ठीक है ना, पायरॉल कह सकते हैं, ये भी एरोमेटिक कंपाउंड हो जाएगा लेकिन हेट्रोन्यूक्लियर हो गया, ठीक है। या आप थायोफीन कह सकते हैं, थायोफीन आपका जो है ना, ये आपका जो है इस तरह से डॉट डॉट और भी बहुत सारे हो जाएंगे। मैं इनके नाम, अच्छा इनके स्पेसिफिक नाम जो है वो भी मैं आगे पढ़ाऊंगा आपको। तो अब सेकंड चीज हम लोगों ने पढ़ ली है ना। पहली चीज हम लोगों ने पढ़ा कि है ना ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो होते हैं है ना उनका क्लासिफिकेशन कैसे होता है, और ये भी चीज हम लोगों ने पढ़ा कि ऑर्गेनिक कंपाउंड किसे कहते हैं, ठीक है। और ये इसका डिटेल्ड क्लासिफिकेशन आप देख सकते हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है वो दो तरह के हो जाएंगे, स्ट्रेट चेन साइक्लिक, ठीक है, और स्ट्रेट चेन में भी सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड। साइक्लिक में भी दोनों दो तरह के होते हैं, एक जो एरोमेटिक जिनमें रेजोनेंस ना हो, एक में जिसमें रेजोनेंस हो। रेजोनेंस है और नहीं है वाले भी दो दो तरीके से क्लासिफाई हो जाएंगे। चेन में कोई हेट्रो एटम है नहीं है तो होमोन्यूक्लियर, है तो हेट्रोन्यूक्लियर, सेम है, ठीक है। तो ये आपका ऑर्गेनिक कंपाउंड का क्लासिफिकेशन हो गया, ठीक है। तीसरी चीज क्या सीखनी है, मैं चाहता हूं कि आप है ना क्वेश्चंस में दूं आपको, अब आप पहचाने कि वो कौन सा कंपाउंड है इस क्लासिफिकेशन के अनुसार। लेकिन उससे पहले हमें यह समझना होगा कि कैसे हम फॉर्मूले को रिकॉग्नाइज कर सकते हैं। इससे पहले कि क्लासिफिकेशन पे क्वेश्चन करें, आइए फॉर्मूला कितने तरह के होते हैं समझा जाए, ठीक है। टाइप्स ऑफ फॉर्मूला, टाइप्स ऑफ फॉर्मूले इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री।
अब कितने तरीके से चीजें लिखी जाती हैं इसको समझा जाए, ठीक है। अब पहला फर्स्ट है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। अगर जब भी लिखते हैं C5H12 तो आप इसको कह सकते हैं कि ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है, ठीक है ना, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। सेकेंड चीज, जब भी आप इसको ऐसे किताबों में लिखा हुआ देखें CH 2 3 4 5 H, अगर जब भी ऐसा लिखा हुआ देखें, ठीक है, तो आप इसको क्या कह सकते हैं, इसको आप स्ट्रक्चरल फॉर्मूला कहते हैं, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, ठीक है, फॉर्मूला कहा जाता है। अब कई बार चीजें ऐसी भी लिखी जाती हैं CH3 CH2 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 CH3, तो इसको हम लोग कहते हैं कंडेंस्ड फॉर्मूला, कंडेंस्ड फॉर्मूला, ठीक है। और ये क्या है, सारे हाइड्रोजन जो कार्बन से रिस्पेक्टिव जुड़े हैं वो लिख दिया। और कई बार इसको ऐसे भी लिखते हैं, क्या लिखते हैं, इन सबको कंसोलिडेट कर देंगे और लिखेंगे ऐसे CH3 CH2 CH2, ये जो सिंगल बॉन्ड है ये भी ना दिखाया जाए, CH2 CH3, तो इसको कहते हैं सुपर कंडेंस्ड फॉर्मूला, सुपर कंडेंस्ड फॉर्मूला, सुपर कंडेंस्ड फॉर्मूला कहा जाता है। और पांचवी और आखिरी चीज क्या, ठीक है, कि ये जो ऐसे लिखा जाए, ठीक है, ये भी तरीका है क्या, हर एक जो कोना है या एंड पॉइंट है वो कार्बन दिखा रहा है और कार्बन के बॉन्ड दिखाए जा रहे हैं। इसका क्या मतलब हो गया है कि यह पहले कार्बन और दूसरे कार्बन में सिंगल बॉन्ड है, अब कार्बन की वैलेंसी 4 होती है, एक ही बॉन्ड दिख रहा है, इसका मतलब है कि 3 यहां पर हाइड्रोजन होंगे क्योंकि कार्बन की वैलेंसी हमेशा 4 होगी। इस कार्बन ने 2 बॉन्ड बनाए हैं तो बाकी 2 हाइड्रोजन होंगे, यहां पे इसने 2 बनाए तो यहां 2 हाइड्रोजन होंगे। अंडरस्टूड रहता है, जो रीडर है वो खुद ही समझ जाता है, ठीक है। तो होता क्या है यहां पे, आप ये इस फॉर्मूले को आप कहते हैं बोल्ड लाइन नोटेशन, बोल्ड लाइन है ना, नोटेशन कहा जाता है, बोल्ड लाइन नोटेशन कहा जाता है। तो सिंस अब हम लोग फॉर्मूला पहचान लेते हैं, फॉर्मूले को देख लेते हैं, तो आइए एक क्वेश्चन करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड पे, जो कि मैं लेके आया हूं आपके लिए। तो क्वेश्चन है, मैं चाहूंगा कि व्यूवर्स जो हैं वो इसको साथ साथ करें, ठीक है, कंपाउंड एंड व्हाट डू यू नेम इट आफ्टर क्लासिफिकेशन, ठीक है ना। यहां मैं कंपाउंड लिख रहा हूं, ये क्वेश्चन है और आप उसका क्लासिफिकेशन बताना, ठीक है। तो कंपाउंड क्या क्या है, कंपाउंड है पहला फर्स्ट CH3 CH2 CH3 डबल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2, ठीक है, एक ये हो गया। दूसरा ये कंपाउंड है। तीसरा CH2 CH C ट्रिपल बॉन्ड CH। फोर्थ CH3 CH3 OH। और फिफ्थ कंपाउंड जो है ना, मैं यहां लिख रहा हूं, फिफ्थ कंपाउंड ये है, फिफ्थ कंपाउंड ये हो जाएगा। अब आपसे कहा गया कि इसका क्लासिफिकेशन क्या होगा, तो एक चीज तो मैंने देखी यहां पे कि जो इसका लॉन्गेस्ट चेन है वो एक स्ट्रेट चेन है, ठीक है, तो स्ट्रेट चेन मॉलिक्यूल है ये, ठीक है। और ऊपर से ये इसमें अनसैचुरेशन भी है, ठीक है, इसमें अनसैचुरेशन भी है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, अनसैचुरेटेड स्ट्रेट चेन मॉलिक्यूल, स्ट्रेट चेन्ड मॉलिक्यूल कह सकते हैं, या आप इसको अनसैचुरेटेड एसाइक्लिक मॉलिक्यूल भी कह सकते हैं क्योंकि ये साइक्लिक नहीं है। अब इस केस में देखिए, ठीक है ना, स्ट्रेट चेन मॉलिक्यूल या स्ट्रेट चेन एल्कीन भी कह सकते हैं, ठीक है, एल्कीन भी कहा जा सकता है, ये भी एल्कीन हो जाएगा, या मॉलिक्यूल भी कह सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अब यहां पे जो चेन है वो यहां से शुरू हो रही है और यहीं एंड कर जा रही है, ठीक है, यानी एक तो चीज तो श्योर है कि ये एक साइक्लिक कंपाउंड है, ठीक है, एक साइक्लिक कंपाउंड तो है। अब
साइक्लिक कंपाउंड आपको पता है सिर्फ दो ही तरह के होते हैं, ठीक है, एक होमोन्यूक्लियर और एक हेट्रोन्यूक्लियर। तो मुझे लगता है ये हेट्रोन्यूक्लियर है क्योंकि इसमें कार्बन के अलावा साइक्लिक चेन में कोई और एटम भी मौजूद है, तो इसको आप क्या लिख सकते हैं, हेट्रोन्यूक्लियर साइक्लिक कंपाउंड कहा जा सकता है, ठीक है ना, हेट्रोन्यूक्लियर साइक्लिक कंपाउंड है, या इसे हेट्रोन्यूक्लियर एलिसाइक्लिक कंपाउंड भी कहा जा सकता है, ठीक है। इसको क्योंकि एलिसाइक्लिक इसलिए क्योंकि ये एरोमेटिक है नहीं, तो हेट्रोन्यूक्लियर एलिसाइक्लिक कंपाउंड भी कहा जा सकता है, ठीक है। अच्छा, यहां आइए, ये स्ट्रेट चेन मॉलिक्यूल है, एक स्ट्रेट चेन है, तो यानी कि आप इसको एसाइक्लिक कंपाउंड कह सकते हैं, ठीक है। और ऊपर से अनसैचुरेशन है, ये एसाइक्लिक अनसैचुरेटेड ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ठीक है, ऑर्गेनिक कंपाउंड है। ऐसे ही यहां आइए, ये एक स्ट्रेट चेन मॉलिक्यूल तो है ही है ना, और इसमें कहीं भी डबल बॉन्ड नहीं लगा या डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड नहीं लगा है, तो आप इसको क्या कह सकते हैं, इसको आप कह सकते हैं एसाइक्लिक सैचुरेटेड या सैचुरेटेड एसाइक्लिक कंपाउंड, ठीक है, एसाइक्लिक सैचुरेटेड ऑर्गेनिक कंपाउंड कहा जा सकता है, ठीक है। इसी तर्ज पर आप क्या लिख सकते हैं, ठीक है, ये जो है ये एलिसाइक्लिक है क्योंकि एरोमेटिक नहीं है, ठीक है, एलिसाइक्लिक है, और साथ साथ इसमें सारे जो एटम्स हैं है ना वो कार्बन है, इसकी लॉन्गेस्ट चेन में सारे एटम्स जो है कार्बन है, तो आप इनको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं एलिसाइक्लिक होमोन्यूक्लियर कंपाउंड या होमोन्यूक्लियर एलिसाइक्लिक कंपाउंड कहा जा सकता है, ठीक है, कुछ भी कह सकते हैं, एलिसाइक्लिक होमोन्यूक्लियर कंपाउंड। अब यहां पर हम लोगों ने देखा कि कितने तरह के फॉर्मूले होते हैं, और चूंकि फॉर्मूला हमें जानना था ताकि हम इन कंपाउंड्स को पता लगा सके कि ये कौन से कंपाउंड्स हैं, तो इसलिए फॉर्मूले की जरूरत थी। फॉर्मूला जानने के बाद हम लोगों ने अब क्लासिफिकेशन पे क्वेश्चन किया, ठीक है। अब अगली चीज क्या है, अगली चीज है, इससे पहले कि मैं आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के नहीं नॉमेनक्लेचर में मैं आपको आगे ले जाऊं और बताऊं कि नॉमेनक्लेचर कैसे किया जाता है, इससे पहले मैं चाहता हूं कि आप प्लानिंग समझ जाएं कि हम इस चैप्टर में क्या क्या चीजें आगे करने वाले हैं। पूरे चैप्टर का मैं खाका आपके सामने रखना चाहता हूं। तो क्या कर सकते हैं, इस चैप्टर का हमारा प्लान क्या है, तो हमारा चैप्टर का प्लान है कि हम लोग सबसे पहले ना नॉमेनक्लेचर में सबसे पहले पढ़ेंगे है ना जनरल नेमिंग ऑफ ऑर्गेनिक IUPAC नॉमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ठीक है, जनरल नेमिंग पढ़ेंगे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की। इसके बाद जनरल नेमिंग के बाद ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के हम लोग पढ़ेंगे है ना नॉमेनक्लेचर ऑफ है ना अनसैचुरेटेड ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ठीक है, ऑफ कोर्स विदाउट फंक्शनल ग्रुप, ठीक है ना, अनसैचुरेटेड ऑर्गेनिक कंपाउंड। फिर हम लोग पढ़ेंगे नॉमेनक्लेचर ऑफ सैचुरेटेड ऑर्गेनिक कंपाउंड, फिर नॉमेनक्लेचर ऑफ अनसैचुरेटेड ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। कहने का मतलब क्या है, कहने का मतलब है कि यहां पर हम लोग एल्केन्स का नॉमेनक्लेचर सीखेंगे और यहां पर हम लोग एल्कीन्स और है ना एल्काइंस का नॉमेनक्लेचर सीखेंगे, ठीक है, एल्काइंस का नॉमेनक्लेचर सीखेंगे। फिर चौथा टॉपिक क्या हो जाएगा, चौथा टॉपिक हो जाएगा नॉमेनक्लेचर ऑफ साइक्लिक कंपाउंड्स, नॉमेनक्लेचर ऑफ साइक्लिक कंपाउंड्स। तो जो साइक्लिक कंपाउंड्स हैं उनका भी हम लोग नॉमेनक्लेचर यहां पे सीख जाएंगे, ठीक है। और पांचवी चीज है नॉमेनक्लेचर ऐसे कंपाउंड्स का जिसमें फंक्शनल ग्रुप होता हो, ठीक है। तो इसके बाद हम लोग सीखेंगे
nomenclature of organic compounds nomenclature of organic compounds having functional group, ठीक है, having functional group, ये सीखेंगे। मैं आपको बता दूं कि फंक्शनल ग्रुप का मतलब पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आ जाएगी यहां पे। मतलब क्या, अल्कोहल, कार्बोक्सिलिक एसिड, एसिड डेरिवेटिव्स है ना, ईस्टर्स, एनहाइड्राइड्स, एल्काइल हैलाइड्स, ठीक है, जितने ईथर्स, जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं वो सब यहाँ पे हम लोग उनका नॉमेनक्लेचर सीखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले नॉमेनक्लेचर एल्केन्स का, फिर एल्कीन्स का, फिर साइक्लिक कंपाउंड का, फिर फंक्शनल ग्रुप जो होते हैं जिन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में, उनका नॉमेनक्लेचर सीखेंगे, और लास्ट में नॉमेनक्लेचर ऑफ एरोमेटिक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ठीक है। लास्ट में हम लोग बेंजीन, भले ही मैं यहाँ पे ना ये कह रहा हूं कि नॉमेनक्लेचर ऑफ एरोमेटिक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स पढ़ाऊंगा, पर एक्चुअली मैं बेंजीन रिंग वाले जो कंपाउंड्स होंगे उनकी बातचीत यहाँ पे करूंगा, क्योंकि बेंजीन रिंग वाले कंपाउंड्स बहुत ही ना फ्रीक्वेंटली हमें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में मिलते हैं, ठीक है। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है, तो यहां से शुरू करते हैं। हमारा पहला टॉपिक क्या होगा, तो यही मेनली 6 टॉपिक्स हैं इस चैप्टर में, और ये हमारी प्लानिंग है। हम एक एक करके है ना इन सारे टॉपिक्स को पढ़ने की कोशिश करेंगे, और जिस दिन हम लोग ये पूरी चीजें पढ़ लेंगे, हम लोग बिल्कुल इस चीज के लिए प्रिपेयर्ड हो जाएंगे कि नॉमेनक्लेचर का कोई भी क्वेश्चन आता है तो हम बड़े इजीली उसको अटेम्प्ट कर पाएंगे, ठीक है। जो भी व्यूअर्स हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि आप जितने भी क्वेश्चंस मैं दे रहा हूं उन क्वेश्चंस को पहले आप खुद अटेम्प्ट करिए, ठीक है ना, और वीडियोस पॉज करके आप खुद अटेम्प्ट करिए, और तभी आप सीख पाएंगे। सिर्फ चीजें देखने से आप नहीं सीख पाएंगे, जब तक आप खुद अटेम्प्ट ना करें, खुद आप उसके अंदर नहीं जाएंगे, चीजें आएंगी नहीं। तो पहला टॉपिक है हमारा जनरल नेमिंग of compounds in IUPAC nomenclature। IUPAC एक संस्था है जो पूरी केमिस्ट्री को एक स्टैंडर्डाइज करने के लिए है ना विश्व में काम करती है, और ये संस्था जो है उनका कहना है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का नाम कैसे लिखा जाना चाहिए। सबसे पहले रूट वर्ड फिगर आउट करिए, ठीक है ना, रूट वर्ड का पता लगाइए। रूट वर्ड क्या होता है? रूट वर्ड होता है, एक्चुअली रूट वर्ड आपको है ना नंबर ऑफ कार्बन एटम्स के बारे में बताता है, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स के बारे में जानकारी देता है कि कितने कार्बन एटम है। जैसे आप मिथ कहते हैं तो मतलब समझने वाला, मीथेन में मिथ क्या है ना, 1 कार्बन बताता है। इथ मतलब 2 कार्बन है ना, मिथ इथ। प्रॉप मतलब 3 कार्बन, तो ये नंबर ऑफ कार्बन्स बताता है, ठीक है। तो पहले तो आपको यहीं से शुरुआत करनी है कि पता लगाइए कि रूट वर्ड क्या है। फिर यहां पर उसके पीछे जोड़िए प्राइमरी सफिक्स। अब प्राइमरी सफिक्स किसके बारे में बताता है? बताता है ना अनसैचुरेशन और सैचुरेशन के बारे में, है ना, अनसैचुरेशन के बारे में बताता है। अगर यहां पर है ना सैचुरेटेड कंपाउंड है तो आप एन लिखते हैं, अगर डबल बॉन्डेड है तो आप इन लिखते हैं, अगर ट्रिपल बॉन्डेड है तो आप इसमें क्या लिखते हैं? आइन लिखते हैं। तो ध्यान रखिएगा, रूट वर्ड के साथ प्राइमरी सफिक्स जो है वो सैचुरेशन या अनसैचुरेशन के बारे में बताता है। अगर 2 कार्बन एटम का कंपाउंड है और सैचुरेटेड है तो हम कहेंगे इथ रूट वर्ड हो जाएगा, और एन प्राइमरी सफिक्स हो जाएगा, उसे हम इथेन कहेंगे, ठीक है। अब इसके बाद अगर आपके ऑर्गेनिक कंपाउंड में फंक्शनल ग्रुप अटैच्ड है, ठीक है, तो हम उसको सेकेंडरी सफिक्स कहेंगे। सेकेंडरी है ना सफिक्स कहा जाएगा उसे, सेकेंडरी सफिक्स हम लोगों को किसकी जानकारी देता है? गिव्स इंफॉर्मेशन अबाउट फंक्शनल ग्रुप, ठीक है, फंक्शनल ग्रुप के बारे में इंफॉर्मेशन देता है। तो इसके बारे में जो सेकेंडरी सफिक्स के बारे में हम लोग यहां पढ़ेंगे कहीं ना कहीं फंक्शनल ग्रुप, जहां पे
है ना, होगा टॉपिक नंबर 5 में ये चीज आएगी। ठीक है, अगर अगर अल्कोहल है तो हम ऑल जोड़ देते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अल्कोहल है, अल्कोहल होगा तो हम ऑल जोड़ देते हैं। ठीक है, या एल्डिहाइड है, एल्डिहाइड है तो हम अल जोड़ देते हैं, एटसेट्रा। मैं इसके बारे में अभी बातचीत नहीं करना चाहता, मैं डिटेल में आऊंगा। तो अगर 2 कार्बन एटम है, सैचुरेटेड है और अल्कोहल है, तो मैं कहूंगा मिथेनॉल, मिथेनॉल हो जाएगा। समझ रहे हैं? या 2 कार्बन एटम है और सैचुरेटेड है और अल्कोहल है तो कहेंगे इथेनॉल। ठीक है, इस तरह का हो जाएगा। अच्छा, अब इसके पहले आता है प्राइमरी प्रीफिक्स। ठीक है, मैं चाहता हूं कि आप ऐसे ही सोचें। आप सबसे पहले ना रूट वर्ड पे आइए, फिर प्राइमरी सफिक्स, फिर सेकेंडरी सफिक्स, फिर यहां जाइए और फिर वहां जाइए। ठीक है, ऐसे आपको सोचना है। अब है ना, प्राइमरी प्रीफिक्स, प्रीफिक्स मतलब जो पहले लगते हो, प्राइमरी प्रीफिक्स। प्राइमरी प्रीफिक्स क्या होते हैं इसको भी समझिए। प्राइमरी प्रीफिक्स जो है वो इसकी इंफॉर्मेशन देते हैं कि कंपाउंड साइक्लिक है कि नहीं है। ठीक है ना, गिव्स इंफॉर्मेशन अबाउट साइक्लिक नेचर ऑफ कंपाउंड, साइक्लिक नेचर ऑफ कंपाउंड के बारे में बताता है। यानी अगर कंपाउंड साइक्लिक है तो आप इसके पहले वर्ड जोड़ दीजिए साइक्लो। ठीक है, साइक्लो वर्ड जोड़ दिया जाता है, तो बस साइक्लो वर्ड ही एकमात्र प्राइमरी प्रीफिक्स है। आप अक्सर अगर साइक्लिक कंपाउंड है तो साइक्लो जोड़ेंगे, नहीं है तो आप इसको नेग्लेक्ट मार देंगे, है ना, साइक्लो वर्ड यूज नहीं करेंगे। इसके पहले अब होता है सेकेंडरी प्रीफिक्स। ठीक है, इसके पहले आ जाता है सेकेंडरी प्रीफिक्स, सेकेंडरी प्रीफिक्स हो जाएगा। सेकेंडरी प्रीफिक्स क्या होता है? अब किसी कंपाउंड में कई सारे फंक्शनल ग्रुप अगर लगे हुए हैं, ठीक है, तो उनमें से प्रायोरिटी के आधार पे एक को हम मेन फंक्शनल ग्रुप मान लेते हैं, जिसको हम यहां पे लिखते हैं, और बाकी सारे फंक्शनल ग्रुप जो हैं वो सब्स्टिट्यूएंट हो जाते हैं, सब्स्टिट्यूएंट कहा जाता है और उनको सेकेंडरी प्रीफिक्स कहा जाता है। मैं इसके बारे में डिटेल में आऊंगा, अभी आप फिलहाल इसको लिख लीजिए कि ना गिव्स इंफॉर्मेशन अबाउट सब्स्टिट्यूएंट, गिव्स इंफॉर्मेशन अबाउट substituents, gives information about substituents। मैं फिर बताऊं, substituents किसे कहेंगे? अगर कई सारे फंक्शनल ग्रुप हैं तो उनमें से किसी एक फंक्शनल ग्रुप को आप मेन मान लेंगे और बाकी सारे जो फंक्शनल ग्रुप बच जाते हैं वो आपके सेकेंडरी प्रीफिक्स में आ जाएंगे और उनको हम लोग, है ना, सब्स्टिट्यूएंट मानेंगे। जैसे अगर 3 फंक्शनल ग्रुप हैं तो एक उसमें मेन फंक्शनल ग्रुप हो जाएगा, जिसको हम यहां पे लिखेंगे, सेकेंडरी सफिक्स में लिखेंगे, और बाकी दोनों फंक्शनल ग्रुप को हम लोग सबसे पहले लिखेंगे, है ना, और उनको हम लोग सेकेंडरी प्रीफिक्स या सब्स्टिट्यूएंट कहेंगे। ठीक है, इसमें नंबरिंग करते हैं, लोकेंट ऐड करते हैं। तो ये एक जनरल तरीका है नॉमेनक्लेचर का, ठीक है, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का। ठीक है, अब अगली चीज क्या, आइए नेक्स्ट चीज पढ़ते हैं, यहां से शुरू करते हैं। अब रूट वर्ड के हम लोग डिटेल में जाएंगे। रूट वर्ड, अब सबसे पहले नॉमेनक्लेचर में आपको रूट वर्ड जानने की जरूरत है। ठीक है, तो रूट वर्ड क्या होता है? कितने कार्बन होते हैं किसी भी मॉलिक्यूल में, वो रूट वर्ड से पता चलता है। नंबर ऑफ कार्बन, है ना, रूट वर्ड। अगर एक कार्बन होगा तो हम उसे मिथ कहते हैं, 2 कार्बन इथ, 3 प्रॉप, 4 ब्यूट, 5 पेंट, 6 हेक्स, 7 हेप्ट, 8 ऑक्ट, 9 नोन, 10 डेक, 11 अनडेक, 12 डोडेक, 13 ट्राइडेक, 14 टेट्राडेक,
15 पेंटाडेक, 16 हेक्साडेक, 17 हेप्टाडेक, 18 ऑक्टाडेक, 19 नोनाडेक, 20 आइकॉस, ठीक है। ऐसे 21 है ना, 21 हो जाएगा हेनाइकॉस, 22 डोकॉस, 23 ट्राइकॉस, 24 टेट्राकॉस, 25 पेंटाकॉस, 26 हेक्साकॉस, 27 हेप्टाकॉस, 28 ऑक्टाकॉस, 29 नोनाकॉस और 30 ट्राइएकॉन्ट, ठीक है। ऐसे 30 हो गया, ऐसे ही 40 को आप कहेंगे टेट्राएकॉन्ट, 50 पेंटाएकॉन्ट और 100 को कहेंगे आप साल तुमसे बोला नहीं जाता, को कहते हैं हेक्ट, ठीक है। 100 को कहते हैं हेक्ट। तो ये रूट वर्ड्स हो गए, ठीक है ना। ये रूट वर्ड्स हो गए नंबर ऑफ कार्बन के साथ, नंबर ऑफ कार्बन और रूट वर्ड का, ठीक है ना, ये रिलेशनशिप है, ठीक है। तो इतने तो नहीं, लेकिन कम से कम आपको 15 तक तो याद होने चाहिए या 20 तक आपको चीजें याद होनी चाहिए। तो ये तो हो गया रूट वर्ड, ठीक है। अब आपको मैंने अभी बताया कि है ना, जनरल नेमिंग में रूट वर्ड के अलावा भी कई चीजें होती हैं, ठीक है ना। रूट वर्ड के अलावा कई चीजें होती हैं, जैसे पहली चीज, अब इसके बाद रूट वर्ड यहां एंड कर गया। नेक्स्ट चीज है प्राइमरी सफिक्स, ठीक है, प्राइमरी सफिक्स। तो इसको मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया भी था। प्राइमरी सफिक्स जो है ये इंफॉर्मेशन देता है अनसैचुरेशन के बारे में, ठीक है ना। गिव्स इंफॉर्मेशन about unsaturation in the molecule, अब जैसे क्या, अगर कहीं है ना डबल बॉन्ड है, एक डबल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है तो हम लोग एन लिखेंगे, डबल बॉन्ड है इन लिखेंगे, ट्रिपल बॉन्ड है आइन लिखेंगे। अगर दो डबल बॉन्ड है तो डाइन लिखेंगे, दो ट्रिपल बॉन्ड है तो डाई आइन लिखेंगे, ठीक है। और अगर एक डबल बॉन्ड और एक ट्रिपल बॉन्ड है तो इन शब्द इसके लिए हो जाएगा, डबल बॉन्ड के लिए, और है ना आइन शब्द हो जाएगा इसके लिए, इनाइन हो जाएगा, ठीक है। इनाइन शब्द इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। तो ये आपका प्राइमरी सफिक्स जो है ना का हिसाब किताब हो गया, ठीक है। अब नेक्स्ट चीज क्या, नेक्स्ट चीज सेकेंडरी सफिक्स। अगर सेकेंडरी सफिक्स की बात करिए तो सेकेंडरी सफिक्स एक फंक्शनल ग्रुप के बारे में इंफॉर्मेशन देता है। फॉर इंस्टेंस मैं क्या कहना चाहता हूं वो ये है कि मान लीजिए आपके पास एक कंपाउंड है, सेकेंडरी सफिक्स क्या होता है। अगर मान लीजिए एक कंपाउंड है ये, तो मैं आपको बताऊं ये एल्केन है, ये फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन देगा, सब्स्टिट्यूशन फ्री रेडिकल रिएक्शन देता है। लेकिन अभी आप इसी के साथ एक OH ग्रुप लगा दीजिए तो इसका बिहेवियर बदल जाएगा। अब ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन देगा, ठीक है। अगर आप इसी के साथ ये 5 कार्बन है एक CHO ग्रुप ऐड कर दीजिए तो अब ये न्यूक्लियोफिलिक एडिशन देगा। तो वो ग्रुप
जिसके ऐड होने से प्रॉपर्टीज डिफर करती है, या प्रॉपर्टीज जिस ग्रुप पर ऐड कर, देखिए यहां तक सब कुछ वही है, यहां तक, यहां और यहां ये सब कुछ सेम है, ठीक है, इतनी चीजें सेम है, लेकिन इसके ऐड होने से न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हो गया, इसके ऐड होने से एडिशन न्यूक्लियोफिलिक देने लगा। अब ये सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक क्या होता है, एडिशन न्यूक्लियोफिलिक क्या होता है, इसके बारे में आगे बताऊंगा। बस इतना समझिए कि ये ग्रुप तय कर रहे हैं कि ये पूरा मॉलिक्यूल किस तरीके से बिहेव करेगा। अगर कुछ नहीं अटैच है तो उसको एल्केन कहते हैं, एल्केन भी एक फंक्शनल ग्रुप हो गया, ठीक है। तो कुछ नहीं अटैच है तो सब्स्टिट्यूशन फ्री रेडिकल, OH अटैच है तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, और अगर CHO अटैच है तो एडिशन न्यूक्लियोफिलिक हो गया, ठीक है। तो मैंने यहां पर डिफाइन किया क्या, या एक तरह से एक्सप्लेन किया क्या, कि किसी भी मेन चेन के साथ अक्सर कुछ स्पेशल एटम्स या ग्रुप ऑफ एटम्स जुड़े होते हैं, और वो ऐसे लोग होते हैं जो इस मॉलिक्यूल की फिजिकल प्रॉपर्टी को डिटरमाइन करते हैं, ठीक है, इस मॉलिक्यूल की फिजिकल प्रॉपर्टी को डिटरमाइन करते हैं, और ऐसे लोगों को हम लोग फंक्शनल ग्रुप कहते हैं, ठीक है। तो सेकेंडरी सफिक्स gives information about functional group, ठीक है, about functional groups, ठीक है, फंक्शनल ग्रुप के बारे में जानकारी देता है। एक बात, इट गिव्स इंफॉर्मेशन अबाउट फंक्शनल ग्रुप। दूसरी चीज क्या, ये अब मन में आ सकता है कि व्हाट इज फंक्शनल ग्रुप, तो आप कह सकते हैं फंक्शनल ग्रुप ऐसे ग्रुप ऑफ एटम्स होते हैं जो मॉलिक्यूल की केमिकल प्रॉपर्टीज और थोड़े बहुत फिजिकल प्रॉपर्टीज को भी क्या करते हैं, अफेक्ट करते हैं, ठीक है। यानी फंक्शनल ग्रुप गिव इंफॉर्मेशन, नहीं सॉरी, फंक्शनल ग्रुप डिटरमाइन द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अ कंपाउंड या मॉलिक्यूल, ठीक है, कंपाउंड या मॉलिक्यूल की फिजिकल प्रॉपर्टीज को बताते हैं, ठीक है। इनको हम लोग सेकेंडरी सफिक्स कहते हैं, ठीक है। चलिए सेकेंडरी सफिक्स हो गया। अब क्या नेक्स्ट चीज, क्या मैंने अभी बताया कि नामकरण में 5 चीजें होती हैं, ठीक है, नामकरण में या नॉमेनक्लेचर में 5 चीजें होती हैं, रूट वर्ड, प्राइमरी सफिक्स, सेकेंडरी सफिक्स, प्राइमरी प्रीफिक्स और सेकेंडरी प्रीफिक्स, ठीक है। तो मैंने 3 चीजें बता दी। मैंने बता दिया सेकेंडरी सफिक्स किसे कहते हैं, फंक्शनल ग्रुप बताता है, ये फंक्शनल ग्रुप बताएगा। मैंने बताया प्राइमरी सफिक्स किसे कहते हैं, अनसैचुरेशन बताएगा। रूट वर्ड किसे कहते हैं, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स के बारे में इंफॉर्मेशन देगा, ठीक है। अब अगली चीज क्या है, प्राइमरी प्रीफिक्स। प्राइमरी प्रीफिक्स जो है क्या इंफॉर्मेशन देता है, तो प्राइमरी प्रीफिक्स जस्ट हमको ये बताता है कि मॉलिक्यूल साइक्लिक है कि नहीं, ठीक है। ये जो है इट गिव्स इंफॉर्मेशन अबाउट साइक्लिक नेचर ऑफ द कंपाउंड, ठीक है, साइक्लिक नेचर ऑफ द कंपाउंड, ठीक है। जो लोग भी इसको देख रहे हैं वो साथ साथ है ना नोट्स भी लिख सकते हैं, उससे आपको ज्यादा अच्छा समझ में आएगा अगर आप साथ में लिखेंगे भी, ठीक है। तो गिव्स इंफॉर्मेशन अबाउट साइक्लिक नेचर ऑफ द कंपाउंड। अब अगर मान लीजिए मॉलिक्यूल साइक्लिक है, ठीक है, साइक्लिक है, तो प्राइमरी प्रीफिक्स की जो वैल्यू हो जाएगी, प्रीफिक्स होगा वो उसके लिए हम यूज करेंगे वर्ड साइक्लो, ठीक है। और अगर साइक्लिक कंपाउंड नहीं है तो प्राइमरी प्रीफिक्स के जगह कुछ नहीं होगा, नथिंग, कुछ नहीं, कुछ भी ऐड नहीं रखेंगे, ठीक है। तो याद रखिएगा प्राइमरी प्रीफिक्स ऑप्शनल है ना, ये तब आएगा जब मॉलिक्यूल साइक्लिक होगा। अगर मॉलिक्यूल साइक्लिक नहीं होगा तो हम प्राइमरी प्रीफिक्स जो है इस्तेमाल नहीं करेंगे, ठीक है, वहां उसके जगह पे आप उसको नेग्लेक्ट कर देंगे, ठीक है। तो सेकेंडरी सफिक्स जाना, प्राइमरी प्रीफिक्स भी जान गए, ठीक है। अब लास्टली सेकेंडरी प्रीफिक्स जानते हैं। सेकेंडरी प्रीफिक्स किसे कहते हैं, अब देखिए आमतौर पे क्या होता है, मान लीजिए एक कंपाउंड है CCCCCHOH और साथ में यहां OH लगा हुआ है, ठीक है। तो ये मेन चेन हो गया जो रूट वर्ड तय करेगा, ठीक है। ये फंक्शनल ग्रुप ये भी है और ये भी है, 2 फंक्शनल ग्रुप है। लेट अस कॉल दिस एज फंक्शनल ग्रुप 1, इसको फंक्शनल ग्रुप 1 कहिए,
इसको फंक्शनल ग्रुप 2 कहिए। अब आमतौर पे होगा क्या कि केमिस्ट्री में ग्रुप्स की, फंक्शनल ग्रुप्स की वरीयता होती है, प्रायोरिटी होती है, जिसके बारे में मैं आगे आपको पढ़ाऊंगा, है ना, टॉपिक नंबर 4 में, जहां पे फंक्शनल ग्रुप वाले और ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का नॉमेनक्लेचर सिखाऊंगा। तो जहां फंक्शनल ग्रुप्स होते हैं वहां पे एक चीज का ध्यान रखिएगा कि इनमें प्रायोरिटी होती है। प्रायोरिटी इंसान ने पहले से ही डिसाइड की हुई है, ठीक है, प्रायोरिटी पहले ही डिसाइड की गई है। मान लीजिए फंक्शनल ग्रुप 1 का प्रायोरिटी फंक्शनल ग्रुप 2 से ज्यादा है, ठीक है, तो हम इस फंक्शनल ग्रुप को मेन फंक्शनल ग्रुप ले लेंगे, मेन फंक्शनल ग्रुप मान लेंगे, ठीक है। इस फंक्शनल ग्रुप को हम लोग मेन फंक्शनल ग्रुप मान लेंगे, और ये जो फंक्शनल ग्रुप 2 है इसको हम लोग सब्स्टिट्यूएंट मान लेंगे, ठीक है, इसको हम लोग सब्स्टिट्यूएंट मान लेंगे, सब्स्टिट्यूएंट मान लिया जाता है, ठीक है। अब ध्यान रखिए कि मेन फंक्शनल ग्रुप और सब्स्टिट्यूएंट का क्या ओहदा होता है, तो मैं आपको बता दूं, इनका ओहदा इस तरह से होता है, ठीक है। नामकरण करते वक्त सबसे ज्यादा जिसकी सीनियरिटी होती है वो है मेन फंक्शनल ग्रुप। मेन फंक्शनल ग्रुप की सीनियरिटी सबसे ज्यादा होती है। इसके बाद नेक्स्ट सीनियरिटी जो होती है वो अनसैचुरेशन की होती है, सैचुरेशन की होती है, और सबसे कम प्रायोरिटी जो है वो सब्स्टिट्यूएंट्स की होती है, ठीक है। अच्छा, ऐसा भी हो सकता था कि यहां अगर एक और यहां पे कुछ मान लीजिए क्लोरीन होता तो इसको भी सब्स्टिट्यूएंट कहते, तो ये अगर मेन फंक्शनल ग्रुप हो गया, ठीक है, अगर इसकी वरीयता इससे ज्यादा है तो ये मेन फंक्शनल ग्रुप हो गया, तब इसको ये सब्स्टिट्यूएंट की तरह मान लिया जाएगा और इसको भी सब्स्टिट्यूएंट मान लिया जाएगा। यानी मेन फंक्शनल ग्रुप को छोड़कर मेन चेन से जितने लोग अटैच होते हैं सबको हम एक नाम से पुकारेंगे, क्या कहेंगे, सब्स्टिट्यूएंट, ठीक है। समझ में आ रही बात आपको भाई? एक तो मेन चेन हो गया, वे स्केलेटन है मॉलिक्यूल का, फिर कई लोग हैं तो हमारे पास, मैं आगे पढ़ाऊंगा, मैं एक सीक्वेंस दे दूंगा, है ना, इन तीनों में से किसी एक की प्रायोरिटी सबसे ज्यादा होगी, मान लीजिए इसकी ज्यादा है, तो ये आज के बाद क्या कहलाएगा, मेन फंक्शनल ग्रुप कहलाएगा, ठीक है, मेन फंक्शनल ग्रुप कहेंगे। और मेन फंक्शनल ग्रुप को छोड़कर मेन चेन से जितने लोग जुड़े हुए हैं सबको हम लोग क्या कहना शुरू करेंगे, सब्स्टिट्यूएंट कहेंगे, ठीक है। अब मेन फंक्शनल ग्रुप को हम लोग कहां दिखाते हैं, तो मेन फंक्शनल ग्रुप के बारे में इंफॉर्मेशन कहां रखी जाती है, सेकेंडरी सफिक्स में, ठीक है। यानी मेन फंक्शनल ग्रुप के बारे में सेकेंडरी सफिक्स में बताया जाता है। अनसैचुरेशन के बारे में कहां बताते हैं, अनसैचुरेशन के बारे में बताते हैं प्राइमरी सफिक्स में, प्राइमरी सफिक्स में। और सब्स्टिट्यूएंट के बारे में इंफॉर्मेशन कहां दी जाती है, सेकेंडरी सफिक्स में, ठीक है। तो ये आपको सेकेंडरी सफिक्स में इसके बारे में इंफॉर्मेशन होती है, ठीक है, ठीक है। और सेकेंडरी प्रीफिक्स में इसके बारे में इंफॉर्मेशन होती है, आई एम सॉरी, सेकेंडरी प्रीफिक्स में इसके बारे में इंफॉर्मेशन दी जाती है। अब सब्स्टिट्यूएंट भी दो तरह के होते हैं, ध्यान देने वाली बात है ना। तो अगर बात चल रही है सब्स्टिट्यूएंट की तो मैं आपको बता दूं, सब्स्टिट्यूएंट्स भी दो तरह के हो जाएंगे। एक जो हमेशा सब्स्टिट्यूएंट होते हैं, मेन फंक्शनल ग्रुप कभी नहीं हो सकते, और एक जो मेन फंक्शनल ग्रुप भी हो सकते हैं और सब्स्टिट्यूएंट भी हो सकते हैं। अब यहां पे ऐसा ही है, देखिए OH जो है वो मेन फंक्शनल ग्रुप भी हो सकता है और सब्स्टिट्यूएंट भी हो सकता है। ये सब्स्टिट्यूएंट आज इसलिए है क्योंकि इससे ज्यादा सीनियरिटी वाला ग्रुप वहां पे मौजूद है, तो इसको मैंने सब्स्टिट्यूएंट कह दिया। अगर ये ग्रुप प्रेजेंट ना होता तो ये मेन फंक्शनल ग्रुप हो जाता। लेकिन क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, फ्लोरीन, है ना, ये कुछ ऐसे लोग हैं, है ना, जिनका जो कभी भी मेन फंक्शनल ग्रुप की तरह काम नहीं करेंगे, ये हमेशा इनका ओहदा सब्स्टिट्यूएंट का ही रहेगा, ठीक है। मैं क्या कहना चाहता हूं कि सब्स्टिट्यूएंट दो तरह के होते हैं, सब्स्टिट्यूएंट्स दो तरह के होते हैं। एक विच सब्स्टिट्यूएंट कौन लोग हो सकते हैं, दो लोग, ग्रुप विच कैन बी functional group as well as group which can be functional group as well as substituent, ये दोनों हो सकते हैं। डिपेंड करेगा कि इनसे अगर उस ग्रुप से ज्यादा वरीयता वाली चीज है तो सब्स्टिट्यूएंट हो जाएंगे, और अगर उसी ग्रुप की सबसे ज्यादा वरीयता तो उसको फिर मेन फंक्शनल ग्रुप कहेंगे, ठीक है। लेकिन कुछ ग्रुप ऐसे भी हैं जो हमेशा, है ना, सब्स्टिट्यूएंट की तरह होते हैं। तो ये ग्रुप दो ग्रुप में बांटते हैं, ग्रुप्स which
ऑलवेज एक्ट एज सब्स्टिट्यूएंट्स, जो हमेशा सब्स्टिट्यूएंट की तरह ही एक्ट करते हैं। ठीक है, अब ये तो खैर बहुत सारे होंगे, ठीक है ना। हर ग्रुप ही, हर फंक्शनल ग्रुप जो हम जानते हो ऐसे बिहेव करता है कि अगर उससे ज्यादा सीनियरिटी है का कोई ग्रुप मौजूद है तो वो आपका सब्स्टिट्यूएंट हो गया, लेकिन अगर उससे सीनियर कोई नहीं है तो उसको आप मेन फंक्शनल ग्रुप कहेंगे। लेकिन ये लोग जो हैं, जो हमेशा कह सकते हैं जन्मजात जो है फंक्शनल ग्रुप रहेंगे, इनको कोई बदल नहीं सकता, वो ग्रुप है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ईथर, साइनाइड, ठीक है ना, OR, CN, है ना, नाइट्रो ग्रुप NO2 या नाइट्रोसो ग्रुप NO, ठीक है, एटसेट्रा। ठीक है, तो ये मैंने जो नामकरण है उसमें 5 कंपोनेंट्स होते हैं, रूट वर्ड, प्राइमरी सफिक्स, सेकेंडरी सफिक्स, प्राइमरी प्रीफिक्स, सेकेंडरी प्रीफिक्स, इन पांचों के बारे में मैंने आपको जानकारी दे दी। ठीक है ना, जानकारी दे दी। और एक चीज और बताना चाहता हूं मैं, जो लास्ट चीज है, इसके बाद फिर हम लोग नामकरण की ओर बढ़ सकते हैं, रूल्स जान सकते हैं कि क्या नॉमेनक्लेचर का है। ध्यान रखिएगा, ये खैर बात मैं बताऊंगा भी आगे कि ये जो सब्स्टिट्यूएंट्स जब नामकरण में लिखे जाते हैं तो हमेशा अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखा जाता है। सब्स्टिट्यूएंट्स आर ऑलवेज written in alphabetical order, in alphabetical order। ठीक है, इसके बारे में तो खैर मैं आगे आपको बताऊंगा। तो ठीक है, अब हम लोगों ने जो एक नॉमेनक्लेचर, एक नाम होता है IUPAC, उसके सारे 5 कंपोनेंट्स के बारे में अच्छे से हम लोगों ने पढ़ लिया। अब आइए नेमिंग ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड या नॉमेनक्लेचर के ऊपर बातचीत करते हैं।